हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी और इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज जो क्लास बना रहा हूँ इसी वक्त ये अनफॉर्चुनेट न्यूज़ भी आ रही है सब जगह से, प्लेन क्रैश की अहमदाबाद में। सुना होगा आपने भी, न्यूज़ में देखा होगा, 250-300 लोगों की जान चली गई एयर इंडिया की फ़्लाइट के क्रैश होने की वजह से। और ये इंसिडेंट भी अहमदाबाद में ही हुआ जो मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग है। आज मैं शहर से बाहर हूँ। ओवरऑल बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, काफ़ी लोगों की जान जाना, इतना बड़ा आंकड़ा, है ना। बहुत दुख लगता है सुन करके। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवारों को हिम्मत दे। चलिए, मूड तो आज थोड़ा सा कम था बनाने का, फिर भी कल की क्लास भी मिस हो गई थी तो आज अपने मिस नहीं करेंगे। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। कह रहा है जी बैड ब्लड। देखिए, ब्लड एक नाउन है, ब्लड का मतलब होता है खून। बैड एक एडजेक्टिव है, बैड का मतलब है बुरा। तो इसका मीनिंग तो बना कि गंदा ब्लड, बुरा खून। लेकिन इस ईडियम का अंग्रेजी में मतलब होता है आपस की दुश्मनी या कड़वाहट। जब दो लोगों में बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है तो आप बोल सकते हैं दे हैव बैड ब्लड बिटवीन देम। तो कह रहे जी ऐसी कोई दुश्मनी और कड़वाहट दो कंट्रीज़ के बीच में है। बात हो रही है इंडिया और कनाडा की। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहे इंडिया एंड कनाडा मस्ट यूज एवरी अपॉर्चुनिटी टू रीसेट टाइज। कह रहे इन दोनों कंट्रीज को जिनके बीच में बैड ब्लड है, इंडिया और कनाडा, इनको इस्तेमाल करना चाहिए, यूज में लाना चाहिए हर एक मौके को, अपॉर्चुनिटी को, अवसर को। और किस चीज़ के लिए यूज में लेना है? ताकि ये रीसेट करें, बहाल करें या फिर से शुरू करें अपने रिश्तों को, टाइज को। तो जब रिश्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं तो आप फिर क्या बातचीत करते हो कि यार चलो पिछला भूल जाते हैं, आगे का कुछ अच्छा रिलेशन कायम करते हैं। तो इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रीसेट करना टाइज को। अब भारत और कनाडा को भी अपॉर्चुनिटी अगर मिले G7 के अंदर तो अपने रिश्तों को फिर से रीसेट कर लेना चाहिए। इंडिया कनाडा दोनों सब्जेक्ट्स हैं, दोनों प्रॉपर नाउन्स हैं, एंड कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं। वर्ब इनकी मस्ट यूज़। मस्ट का मतलब है चाहिए ही चाहिए, यूज़ का मतलब है इस्तेमाल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड से बनने वाली 5-6 इडियम्स हैं, एक साथ मैं आपको करवा देता हूँ, फिर इस आर्टिकल की वोकैब देखेंगे। 4-5 वर्ड्स भी मोटे मोटे आप देख लोगे तो आप आर्टिकल स्मूथली पढ़ पाओगे। बैड ब्लड तो आपने देख लिया, आपसी दुश्मनी को बोलते हैं। ब्लू ब्लड क्या होता है? ब्लू ब्लड एक ऐसा आदमी है या औरत है या बच्चा है जो वेल्दी फैमिली से, नोबल फैमिली से, कुलीन परिवारों से आता है। जैसे किसी शहर का जाना माना सेठ या कोई बड़ा अधिकारी, उसका परिवार, कोई बहुत पुराना जमींदार गांव के अंदर। तो ये जो लोग होते हैं प्रभावशाली लोग, इनको आप बोलते हैं ब्लू ब्लड पीपल। ठीक है, ईडीएम है अंग्रेजी में। ब्लड तो सबका लाल है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये ब्लू ब्लड पीपल हैं, नोबल टाइप के लोग हैं। न्यू या यंग ब्लड तो आप समझते ही हैं, किसी भी फील्ड के अंदर किसी नए आदमी को जिसमें बड़ा जोश हो, जिसकी सोच नहीं हो, उसको बोलते हैं यंग ब्लड या न्यू ब्लड। फिर दो और बनती हैं ब्लड से, कोल्ड ब्लडेड एंड यंग जो है हॉट ब्लडेड। अगर आप एक हॉट ब्लडेड पर्सन है, एडजेक्टिव है हॉट ब्लडेड, तो आपका खून बड़ा गर्म है, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हो, एग्रेसिव हो जाते हो। और कोल्ड ब्लडेड हैं तब कैसे हैं आप? कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप ठंडे हैं, इसका मतलब ये है कि आप में इमोशंस ही नहीं है। आप बिना सोचे समझे बड़े से बड़ा काम कर देते हो, ज़्यादा आपको डर भी नहीं लगता और ज़्यादा आपको घबराहट भी नहीं होती। जैसे कोई किलर हो, हत्यारा हो, है ना, एकदम कोल्ड ब्लडेड किलर आप बोलेंगे उसको। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। लास्ट में एक फ्रेज है अपने पास, टेस्ट ब्लड। ये बिल्कुल हिंदी जैसा है। हिंदी में आपने सुना होगा मुंह पे खून लगना। अगर किसी जानवर के मुंह पे खून लग जाए तो फिर वो जानवर आपका पीछा करेगा, उसको खून का स्वाद लग जाएगा। वैसे ही जीवन में अगर आपको कामयाबी मिले, छोटी मोटी सफलता मिले, कुछ अच्छा आपके साथ हो और आपको उसको अच्छा लगने लगे, आपको वो फील करके आपको वैसा लगे कि यार अब तो मुझे ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो ऐसी चीज़ को आप बोलते हैं टेस्ट ब्लड करना। आपके मुंह पे खून लग गया है, हल्की सी कामयाबी मिल गई है, अब आप भरपूर मेहनत कर रहे हो क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। तो ये टेस्ट ब्लड नाम का फ्रेज भी ऐसे यूज़ होता है। चलिए 5 और 6 करवा दिए हैं, बिल्कुल लॉजिकली समझना इनको। जल्दी से आगे बढ़ के इस आर्टिकल की वोकैबुलरी पर नज़र डालते हैं। चलिए, एग्जाम्स का सीजन शुरू हो चुका है, सभी मेजर एग्जाम्स के नोटिफिकेशन भी पब्लिश हो गए हैं। होपफुली आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ही की प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मॉक टेस्ट लगाना। जितने मॉक टेस्ट एग्जाम से पहले आप लगाते हो, आपको पता चलता है अपना लेवल और अपना इंप्रूवमेंट का
स्कोप। मॉक टेस्ट के लिए मैं आप सभी को रेकमेंड करता हूं टेस्टबुक.com। सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट एक सिंगल पास में अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाते हैं। 2 दिन की सेल है, एक्टिवेट हो चुकी है। 351 रुपीज में आप पूरे साल का मॉक टेस्ट पास प्रो अवेल कर सकते हैं। एक सिंगल टेस्ट बुक पास में सारे एग्जाम्स कवर्ड हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस। अभी सीजीएल पब्लिश हुआ तो सीजीएल के 1113 नए मॉक टेस्ट ऐड भी हो चुके हैं। फायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेस्ट बुक का लिंक। जो भी प्राइस दिखा रहा हो चुपचाप उस पर कोड लगा लेना YT10, आपका प्राइस खटके हो जाएगा 351 रुपीज मिनिमम प्राइस। लिंक दिया गया कमेंट सेक्शन में, यूज करें YT10, अपने पैसे को सेव करें। चलिए वो कैप शीट थोड़ी जूम इन कर दूं इसको मैं। पहला वर्ड अपने पास सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट करना यानी किसी चीज को सपोर्ट करना, प्रूव करना, कंफर्म करना। जैसे मैंने ऐसा बोला कि मैंने आपसे ऐसा कहा कि फलां आदमी ने आपके लिए ऐसा कहा था। अब ये बात तो मैंने कही ना आपको, हो सकता है सच हो सकता है झूठ हो, लेकिन एक तीसरा आदमी आके बोले हाँ हाँ ये जो मैंने बताया वो सच है, तो उस तीसरे आदमी ने मेरी बात को सपोर्ट या कंफर्म किया, प्रूव किया। अंग्रेजी में इसी काम को सब्सटेंशिएट करना बोलते हैं। द विटनेस गेव नो एविडेंस टू सब्सटेंशिएट हिज स्टोरी। गवाह ने कोई भी सबूत नहीं दिया, कोई भी एविडेंस नहीं दिया अपनी कहानी को प्रूव करने के लिए। उसने कहानी तो बता दी लंबी चौड़ी, ये भी हुआ, मैंने ये भी देखा, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था जो उसने देखा था उस चीज़ का। सब्सटेंशिएट को कोरबोरेट या बेयर आउट करना भी बोलते हैं। आज ये वर्ड आप सब्सटेंशिएट आर्टिकल में देखेंगे। वह भाई एडजेक्टिव बन जाता है इससे सब्सटेंशिएटेड, ऐसी चीज जो प्रूवन हो, जिसको आपका अच्छा जो है, जिसके अच्छी एविडेंस आपको मिल चुकी हो। अगला वर्ड अपने पास कौन सा? इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल या पेचीदा, कॉम्प्लिकेटेड या ट्रिकी। रिलीजियस पीपल बिलीव देयर इज अ डिवाइन पावर बिहाइंड द ऑर्डर एंड इंट्रिकसीज ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। देखिए इंट्रिकेट तो एक एडजेक्टिव है, कॉम्प्लिकेटेड को आप इंट्रिकेट बोलते हैं। इसकी नाउन फॉर्म होती है इंट्रिकेसी, यानी पेचीदगियाँ, किसी चीज़ के अंदर की बारीकियाँ। तो हमने इंट्रिकेसी वर्ड को यहाँ यूज़ किया हुआ है। धार्मिक लोग ऐसा मानते हैं कि एक डिवाइन पावर है, एक दैवी शक्ति है। डिवाइन पावर यानी गॉड, गॉड जैसी पावर। और किस चीज़ के पीछे? दुनिया भर का जो सिस्टम है और उसकी जो पेचीदगियाँ हैं, ऑर्डर एंड इंट्रिकेसीज के पीछे हमारी नेचुरल वर्ल्ड की। चलिए सेंटेंस थोड़ा मुश्किल बना रखा है मैंने, इसको मैं आसान बनाऊंगा, है ना। नेक्स्ट टाइम आप देखेंगे तो सिंपल सेंटेंस लाएंगे। आज आप इंट्रिकेट का एक सिनोनिम देखेंगे आर्टिकल में, इनएक्सट्रिकेबल। इनएक्सट्रिकेबल ऐसी चीज़ है जो इतनी उलझ चुकी है उसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि वो आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। पहले वाले वो हेडफोन्स आते थे, फ़ोन में आप लगाते थे, फिर उनके दोनों कान आपस में उलझ जाते थे, फिर आप उनको सुलझा करके अलग अलग करते थे ना। तो वो जब ऐसे उलझे हो कि सुलझे ही ना, तो इनएक्सट्रिकेबल फॉर्म में होते हैं वो। चलिए अगला वर्ड अपने पास पेन स्टेकिंग। देखिए स्टेक का मतलब होता है दांव, पेन का मतलब होता है दर्द। हर वो चीज़ पेन स्टेकिंग है जिसमें बहुत सारा दर्द दांव पे लगा हुआ है। और दर्द उस एक्शन में दांव पे लगेगा जिस एक्शन में आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। अगर पेन स्टेकिंग पढ़ाई कर रहे हो ना, तो ऐसी पढ़ाई कर रहे हो आप कि आपने अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ को सब ताक पर रखा हुआ है। मतलब एकदम पेन लेकर के आप अपने सिलेबस को प्रिपेयर कर रहे हो, पेन स्टेकिंग स्टडीज आप कर रहे हो। तो ऐसे ही वर्ड को याद रखें। डाइवर्स मेड अ पेन स्टेकिंग सर्च ऑफ द डिब्री ऑफ द क्रैश्ड एयरक्राफ्ट। जो गोताखोर थे, डाइवर्स थे, उन्होंने एक पेन स्टेकिंग सर्च को किया, एक ऐसी खोज की जो बड़ी, है ना, एक्सट्रीम केयर और एफर्ट वाली थी। और ये थी डिब्री की या मलबे की, क्रैश किए हुए एयरक्राफ्ट की। डिब्रीस, इस वर्ड को भी देख लेना, बहुत बार आर्टिकल्स में आता है, पीछे एस लगा हुआ है लेकिन एस बोलते नहीं, लिखा हुआ है डिब्रीस, बोला जाता है डिब्री। डिब्री का मतलब मलबा। चलिए पेन स्टेकिंग के बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स भी हैं, मेटिकुलस, पंक्टिलियस और फास्टिडियस। जब किसी चीज़ के अंदर आप इतने खो जाते हैं कि उसकी एक छोटी छोटी डिटेल भी आप पकड़ते हैं एकदम अच्छे ढंग से, है ना, तो आप मेटिकुलस वे में उस काम को करते हैं। चलिए वोकैब सच में हैवी है ना, आप देख ही रहे हो। सेकंड लास्ट वर्ड अपने पास डेलिब्रेशंस। बातचीत या सीरियस डायलॉग को, कॉन्वर्सेशन को बोलते हैं डेलिब्रेशन। अ कमिटी विल स्टार्ट डेलिब्रेशंस ऑन द इशू ऑफ रिजर्वेशन फ्रॉम टुमारो। एक कमेटी स्टार्ट करेगी डेलिब्रेशंस को या फिर बातचीत को रिजर्वेशन के मुद्दे पे, और कल से करेगी, फ्रॉम टुमारो करेगी। चलिए वर्ड आर्टिकल में आएगा।
लास्ट वर्ड है अपने पास आउटरीच। देखिए रीच का मतलब है पहुंचना, आउट का मतलब है बाहर। अपने घर से बाहर निकलो और किसी और के घर पहुंच जाओ। मतलब आप किसी से डायलॉग कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, इंगेज कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, संबंध बना रहे हो। आउटरीच का मतलब ये होता है एक अप्रोच जो आउटवर्ड हो, जिसमें आप लोगों से इंगेजमेंट बढ़ाएं। जैसे नेताजी आते हैं ना आपके मोहल्ले में कि वोट हमें ही देना, तो वो उनकी आउटरीच प्रोग्राम होता है। वो अपने घर से निकल के आपके घर तक आते हैं और वोट मांगते हैं। द पीएम्स आउटरीच प्रोग्राम रिमेन्ड लार्जली सक्सेसफुल। पीएम का जो आउटरीच का प्रोग्राम था वो मोटे तौर पे सक्सेसफुल रहा। डिटेल में समझा दिए पांचों वर्ड्स। टेलीग्राम से ये शीट आपको मिल जाएगी, रोज की शीट मिलती है। देखो नीचे जाओगे तो कल की क्लास की, उसके नीचे उससे पहले की क्लास की डेट भी पड़ी हुई है और टाइटल भी पड़ा हुआ है। कोई भी एडिटोरियल आप सर्च करोगे इसमें आपको उसका वोकैब मिल जाएगा। चलिए एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल पता लगे आपको। देखिए भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हैं, आपको पता होगा, और ये आपने सुना होगा सन 2021 से 2022 से खराब हुए हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा ये रिश्ते 1970 से खराब हैं। जब हमारे यहाँ पे खालिस्तानियों की समस्या आई तो बहुत सारे खालिस्तानी यहाँ से भाग के कनाडा में बस गए। उन्होंने अपना परिवार भी वहाँ बसा लिया और आगे चल करके वो कनाडा के सिटीजन्स बन गए और वहाँ की पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे। तो कनाडा की वोट बैंक पॉलिटिक्स का पार्ट बन गए बहुत सारे खालिस्तानी, या यूं कहूँ मैं पंजाबी में से एक छोटा सा हिस्सा जो है खालिस्तानियों का है। तो आज से 50 साल से भारत और कनाडा के झगड़े चलते आ रहे हैं इसी बात पे। 1985 में एयर इंडिया की एक फ्लाइट थी, एयर कनिष्का बोलते थे उसको। खालिस्तानियों ने उस फ्लाइट को भी उड़ा दिया जो कनाडा से मुंबई की तरफ आ रही थी। 350 लोग उस फ्लाइट में मारे गए। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि रिश्ते बहुत वक्त से खराब हैं, और ये जस्टिन ट्रूडो ने जो रिसेंटली खराब किया है ये कुछ नया नहीं है। अब जाकर के भारत और कनाडा को ये सोचना होगा कि लगभग 20 लाख इंडियंस कनाडा में हमारे यहाँ से रहते हैं। क्या ये रिश्ते इतने लंबे वक्त तक खराब रहेंगे या रहने चाहिए? अब एक मौका मिला है दोनों कंट्रीज़ को बातचीत करने का G7 की कॉन्फ्रेंस के वक्त, है ना। तो उस मौके को दोनों कंट्रीज़ को बुनाना चाहिए ताकि रिश्तों को फिर से बहाल किया जा सके। आज की टोन है डिप्लोमेटिक, कूटनीति के अंदर बात करेगा, और साथ में है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक टोन जब होती है तो आप ग्राउंड रियलिटी यानी हकीकत से जुड़ करके बातचीत करते हो, हकीकत की बात करते हो। फर्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है, आराम से वीडियो को पॉज करो, एक रीडिंग दो, मीनिंग निकालो इसका, फिर आप और मैं साथ में पढ़ते हैं। चलिए, कह रहे जी 10 years आफ्टर ही लास्ट विजिटेड कनाडा, पीएम नरेंद्र मोदी will travel to Kananaskis, Alberta as a special invitee to the G7 summit outreach। कह रहे जी 10 साल बाद 10 years आफ्टर, और किस चीज़ के? जब उन्होंने लास्ट विजिट किया था वो घूम करके आए थे कनाडा में, 2015 की बात कर रहे हैं। कह रहे इस घटना के 10 साल बाद क्या हुआ, हमारे पीएम मोदी जो है ना वो ट्रैवल करेंगे इस शहर में, अल्बर्टा नाम की स्टेट के। और कैसे सैर करेंगे, कैसे जाएंगे? एक स्पेशल इनवाइटी के तौर पे, एक खास जो है मेहमान के तौर पे, जो है G7 की समिट आउटरीच का। तो समिट तो आगे होगी, पहले आउटरीच होती है उसकी। आउटरीच का मतलब है समिट से पहले आप जो है लोगों को बुलाते हो, थोड़ा माहौल बनाते हो, है ना। समिट क्या होती है? टॉप कॉन्फ्रेंस। तो G7 की टॉप कॉन्फ्रेंस की आउटरीच के अंदर जो होने वाली है जून 15 से जून 17 के बीच में। अब ये मोदी जी वहाँ कैसे जाएंगे भाई? विद सम होप्स दैट द इन्विटेशन फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने विल गिव द टू कंट्रीज अ चांस टू रीसेट बायलैटरल टाइज। ये सारा काम होगा कुछ होप्स के साथ में, कुछ आशाओं के साथ में। और आशाएं ये है कि ये जो इन्विटेशन है पीएम या प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के द्वारा कनाडा के, वो दे देगा या विल गिव करेगा दोनों कंट्रीज़ को एक मौका या चांस या अपॉर्चुनिटी कि अपने दो तरफा रिश्तों को वो रिसेट कर सकें, बहाल कर सकें, फिर से शुरू कर सकें। तो 2015 के बाद बहुत कुछ हुआ, 10 साल बाद पीएम मोदी को फिर जाना है, और ये इनविटेशन से हमें मौका मिला है दोनों कंट्रीज़ को, शायद फिर से बातचीत अच्छी हो, दोनों कंट्रीज़ के रिश्ते अच्छे हो जाएं। ही आया पीएम मोदी के लिए, वर्ब है इनकी विजिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म। पीएम मोदी ही सब्जेक्ट है, इसीलिए ही से ये जुड़े हुए हैं। शुरू वाला जो पूरा फ्रेज देख रहे हो ना आप, ये सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। मेन सब्जेक्ट मोदी है तो मोदी के लिए ही आया हुआ है। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप होता तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए ही आया होता, है ना। इस चीज़ को ध्यान देना।
मोदी की वर्ब है विल ट्रैवल, इनविटेशन की वर्ब है विल गिव, बायलेटरल यानी दो तरफा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। आराम से एक रीडिंग देनी है इसको, मीनिंग निकालो इसका। कह रहा है मिस्टर कॉर्नीज कॉल टू मिस्टर मोदी लास्ट फ्राइडे टुक मैनी बाय सरप्राइज एज इट अपीयर टू कम एट द लास्ट मिनट एंड पॉसिबली आफ्टर सम बैक चैनल कॉल्स टू इंश्योर। लंबा सेंटेंस है, इतना ही पढ़ लो। कह रहा है जी मिस्टर कॉर्नी कनाडा के जो पीएम है, उनकी जो कॉल आई ना, उनकी जो मांग आई है, पुकार आई है, फ़ोन कॉल आई मिस्टर मोदी को, और कब आई? पिछले फ्राइडे को आई। इस चीज़ ने टेक कर दिया बहुत लोगों को बाय सरप्राइज। अंग्रेजी में फ्रेज है टेक समवन बाय सरप्राइज, किसी को जो है आश्चर्यचकित करना, हैरान करना। तो इस कॉल ने काफ़ी लोगों को हैरान कर दिया। और क्यों कर दिया भाई? क्योंकि ऐसा दिखाई दिया, इट अपीयर्ड, और क्या दिखता हुआ कि ये जो कॉल है ये आई लास्ट मिनट पे, एन मौके पे, मतलब अब नहीं आती तो फिर आनी ही नहीं थी, एकदम आखिरी मौके पे आई, ऐसा हमें दिखाई दिया। और संभावित तौर पे पॉसिबली ये आई है कुछ पर्दे के पीछे की बातचीत के बाद, बैक चैनल कॉल्स के बाद। हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, सेक्रेटरी हैं, वो कनाडा के नेताओं सेक्रेटरी से बात कर रहे होंगे, उसके बाद जो है पीएम ने पीएम को बुलाया होगा। और ये बैक चैनल बात क्यों हुई? बैक चैनल बात समझते हैं ना, पर्दे के पीछे बात। वो इसलिए हुई कि ताकि पक्का किया जा सके, इस बात को सुनिश्चित किया जा सके, इंश्योर किया जा सके। और इंश्योर क्या करना है? नीदर साइड वुड बी एम्बेरेस्ड बाय द आउटकम, कि दोनों में से कोई भी साइड एम्बेरेस ना हो, या फिर है ना शर्मसार ना हो आउटकम के द्वारा या फिर नतीजे के द्वारा। हमें कॉल ना आती तो हमें एम्बेरसमेंट फील होती, इस बार नहीं बुलाया भारत को। और कॉर्नी अगर बुला लेते और भारत बोल देता मैं नहीं आ रहा, मोदी साहब बोल देते मुझे नहीं आना, तो कॉर्नी जो है निराश हो जाते, एम्बेरस्ड हो जाते। तो पर्दे के पीछे बहुत बातचीत हुई है कि हम बुलाएंगे, आप हाँ बोलना, और फिर ये बातचीत के बाद में कॉल आई है, ऐसा हमें लगता है। चलिए, कॉल की वर्ब है टुक। द कॉल टुक मैनी बाय सरप्राइज, हैरान करना लोगों को। इट की वर्ब है अपीयर्ड, ऐसा हमें दिखाई दिया। एट द लास्ट मिनट यानी एन मौके पे, आखिरी मौके पे। साइड की वर्ब है वुड बी एम्बेरेस्ड। नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं। बोथ का मतलब होता है दोनों, और नीदर का मतलब क्या होता है? बोथ का उल्टा, यानी दोनों में से कोई भी नहीं। चलिए, द लास्ट मिनट यानी आखिरी मौके पे कुछ काम होता है, तो उसके लिए अंग्रेजी में एक ईडियम भी है। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, जिसको याद है जरूर बताना। आप जब लिखते हो कमेंट्स में कुछ ऐसी बात जो आपको याद होती है ना पहले से, तो बड़ा अच्छा लगता है टीचर को देख के। द लास्ट मिनट को अंग्रेजी में एक और ईडियम से बताया जाता है। लिख दूं? एट 11th आवर। जब कोई लास्ट मिनट पे कोई चीज़ हो तो उसको आप ऐसा ही बोल सकते हैं, दिस हैपेंड एट द 11th आवर। एट द लगा देना, 11th आवर। कह रहा है जी अंडर फायर फॉर द इन्विटेशन डिस्पाइट अ पेंडिंग ट्रायल अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स इन कनाडा, मिस्टर कॉर्नी सेड quite rightly that India as a major world economic force deserves to be the part of G7 outreach deliberations। कह रहे जो अंडर फायर है, अब कौन अंडर फायर है भाई? सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के लिए फ्रेज लगाया हुआ है। फिर से बता रहा हूं मैं, अंडर फायर कोई और नहीं है। और अंडर फायर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म के तले होना, लोगों से गालियां खाना, लोगों के प्रेशर में होना। कह रहे प्रेशर में होकर के, और किस चीज़ के लिए? इनविटेशन के लिए, न्योते के लिए। और न्योता कैसे दिया गया? बावजूद दिया गया एक चलती हुई या पेंडिंग ट्रायल के या कोर्ट केस के। और वो जो कोर्ट केस जो खिलाफ है भारत सरकार के एजेंट्स के, हमारे अफसरों के, और जो कोर्ट केस चल रहा है कनाडा में। कह रहा है जी इस कोर्ट केस के चलने के बावजूद जो इन्विटेशन इसने दिया उसके लिए आलोचनाओं के तले होते हुए अब हुआ क्या? कह रहा है ये जो आदमी हैं मिस्टर कॉर्नी, कनाडा के पीएम, इन्होंने ऐसा कहा। इन्होंने ये कहा, और बिल्कुल सही तरीके से कहा, क्वाइट राइटली कहा, दैट इंडिया जो है एक मेजर इकोनॉमिक फोर्स होने के तौर पे, बड़ी आर्थिक ताकत होने के तौर पे, डिजर्व्स टू बी द पार्ट, डिजर्व करती है, लायक है कि वो एक हिस्सा हो G7 की आउटरीच डेलिब्रेशंस का, G7 की अप्रोच करने वाली, आउटरीच करने वाली डिस्कशन का। समझ गए? तो इनको घर पे खूब ज़्यादा आलोचना हो रही है इनकी कनाडा में कि आपने क्यों बुलाया इंडिया को। इंडिया ने तो यहाँ पे निज्जर की किलिंग करवाई है, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स की वजह से तो यहाँ पे खालिस्तानियों को मारा जाता है। कह रहे बावजूद इसके इन्होंने बुलाया और ये कहा कि इंडिया के बिना
ये डेलिब्रेशन जो है अच्छी नहीं लगेगी। इंडिया एक मेजर इकोनॉमिक फोर्स है। चलिए, मिस्टर कॉर्नी सब्जेक्ट बनेंगे, सेड इनकी वर्ब बनेगी, अंडर फायर भी मिस्टर कॉर्नी है। डेलिब्रेशन आपने बातचीत समझ लिया, इस वर्ड को पहले देख चुके। कह रहा आगे, रिगार्डलेस ऑफ द रीजनिंग बोथ द इन्विटेशन एंड इट्स एक्सेप्टेंस इंडिकेट अ डिजायर ऑन बोथ साइड्स टू टेक इंडिया कनाडा टाइज आउट ऑफ द प्रेजेंट लॉज। कह रहा है जी, अब कोई भी रीजनिंग आप लगा लो, रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ का मतलब है इस बात को तवज्जो दिए बिना, चाहे जो भी आप रीजनिंग या लॉजिक लगाएं इस पूरी घटना के पीछे। कह रहे ये फिर भी दोनों चीज़ें जो है ना, उनका इनविटेशन देना, न्योता देना और हमारा एक्सेप्ट करना, ये दोनों चीज़ इशारा करती हैं, इंडिकेट करती हैं एक ख्वाहिश या डिज़ायर की तरफ। और डिज़ायर है दोनों तरफ से, बोथ साइड्स। और डिज़ायर किस चीज़ का है? ले जाने का, टेक करने का भारत कनाडा के रिश्तों को। और कहाँ से ले जाना है? बाहर ले जाना है, हाल में जो लो लेवल्स बने हुए हैं, जो निचला स्तर उनका बना हुआ है। दोनों कंट्री चाहती हैं कि रिश्ते सुधर जाएं। चलिए, इनविटेशन और एक्सेप्टेंस दोनों की वर्ब है इंडिकेट। इंडिकेट करना यानी इशारा करना, डिज़ायर इच्छा, ख्वाहिश को बोलते हैं। और कुछ देखने वाला है इसमें? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। रीडिंग देना है, जरूर से देना है, खुद से नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना नहीं आएगा कभी भी। कह रहा है, इन द पास्ट 2 years आफ्टर फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वेंट पब्लिक विद दस फार अनसब्सटेंटेड एलिगेशंस। सेंटेंस बहुत लंबा है, इतना ही पढ़ो, फिर छोटे छोटे टुकड़े अपने जोड़ देंगे। कह रहा है जी, पिछले 2 सालों में, पास्ट 2 years में, किस घटना के बाद? कह रहा है आफ्टर, इस घटना के बाद, जब फॉर्मर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जो हैं, फॉर्मर का मतलब क्या है? जो वो हुआ करते थे, आजकल तो मार्क कॉर्नी है। कह रहा उस वक्त के जो पीएम थे कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो, वो वेंट पब्लिक हो गए। गो पब्लिक होना, वेंट पब्लिक होना, किसी चीज़ को लेकर के पब्लिक के सामने रखना। जब उन्होंने पब्लिक के सामने रख दिया, और वेंट पब्लिक किस चीज़ के साथ किया? अभी तक 10 फार या 100 फार मतलब अभी तक, ऐसी एलिगेशंस के साथ में, आरोपों के साथ में जो अनसब्सटेंशिएटेड हैं, जिनका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। ट्रूडो साहब ने लगाए थे और आज भी वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से सही है। और एलिगेशंस ये थे, अब वो एलिगेशंस बताएगा आपको आगे, दैट इंडिया वॉज बिहाइंड द असैसिनेशन ऑफ खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर। कि इंडिया जो है वो बिहाइंड था, वो पीछे था असैसिनेशन के या फिर हत्या के। और हत्या किसकी थी? खालिस्तान के एक एक्टिविस्ट की। आप इसको टेररिस्ट भी बोल सकते हैं, हमारे लिए तो टेररिस्ट ही हुआ, और जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। कह रहे जी, एंड वॉज टारगेटिंग अदर कैनेडियन नेशनल्स। और इंडिया टारगेट भी कर रहा था कई दूसरे कनाडा के नेशनल्स को, कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी टेररिस्ट को। कह रहा एंड आरसीएमपी ऑफिशियल्स इवन नेम्ड होम मिनिस्टर अमित शाह इन द कॉन्स्पिरेसी। और जो आरसीएमपी के ऑफिशियल हैं, आरसीएमपी यानी कनाडा पुलिस, पूरा नाम है इसका, देख लेना, रॉयल कनाडा पुलिस कुछ नाम है इसका। कह रहा है कनाडा के पुलिस वालों ने यहाँ तक कि नाम भी ले दिया हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह का, इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, निज्जर की घटना, जो हत्या की जो है षड्यंत्र में। कह रहा है इस घटना के 2 सालों के बाद, ध्यान देना इस सेंटेंस को, ये पूरी घटना आपको बताई गई है आफ्टर के बाद में, है ना। ट्रूडो ने ये कहा और ऐसा ऐसा हुआ। इस घटना के 2 सालों में बोथ कंट्रीज हैव कट मिशन स्ट्रेंथ्स डाउन टू अ थर्ड। दोनों कंट्रीज़ ने कट कर दिया है, काट छाट के छोटा कर दिया है अपने डिप्लोमेटिक मिशंस की स्ट्रेंथ को, अपने दूतावास में स्टाफ को। और काट के कहाँ ले आए हैं? नीचे ले आए हैं 1/3 पे। सिर्फ 33% स्टाफ जो है अब हमारा बचा हुआ है। समझ गए ना? 2 सालों में हमने 66% कैनेडियन गवर्नमेंट ने अपने सारे जो दूतावास है खाली कर दिए, और हमने भी 33% स्टाफ ही वहाँ पे छोड़ा है। तो सेंटेंस तो इतना ही है, देखो ध्यान से, ये ऊपर तो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। बोथ कंट्रीज़ की वर्ब है हैव कट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। कट एक ऐसी वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम होती है, तो यहाँ V3 लगी हुई है। मिशन स्ट्रेंथ मैंने आपको बता दिया, डिप्लोमेटिक मिशन यानी दूतावास, स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्टाफ। किसी भी ऑफिस की स्ट्रेंथ होती है ना, वो उसका स्टाफ होता है, ठीक है। अ थर्ड लिखा हुआ है, आप जानते हैं जब भी अ लग जाए आगे तो पीछे एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता, 2/3,
तो फिर 2/3 लगाना पड़ता। इस 2 की वजह से, 3 की वजह से, 4 की वजह से, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो आपको रेशो के आगे एस का इस्तेमाल करना होता है। बाकी सब की सब जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यू हैव ऑलरेडी सीन। अनसब्सटेंशिएटेड वो चीज़ है जिसको सब्सटेंशिएट या कॉर्बोरेट करना बाकी है, ऐसी बात जिसका प्रूफ देना बाकी है। असैसिनेशन का मतलब होता है हत्या। ट्रिड्यू की वर्ब है वेंट पब्लिक, गो पब्लिक करना एक फ्रेज है, किसी चीज़ को सबके सामने रख देना। इंडिया की 2 वर्ब है, इंडिया वॉज बिहाइंड द असैसिनेशन एंड इंडिया वॉज टारगेटिंग। कनाडा पुलिस की वर्ब है नेम्ड। चलो हर चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कुछ भी रह ना जाए। सेंटेंस बड़ा है तो क्या हुआ, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे उसके, अपने सलाद बना के अपने छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाएंगे उसको, है ना। कह रहा है जी कनाडा सस्पेंडेड टॉक्स फॉर ए फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। कह रहा है इसके बाद में कनाडा ने सस्पेंड कर दिया बातचीत को एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भारत के साथ। और भारत ने क्या किया फिर, कह रहा है जी वाइल इंडिया टेम्पररीली स्टॉप्ड इशूइंग वीज़ाज टू कैनेडियंस। भारत ने टेम्परेरी तौर पे बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया वीज़े देना कैनेडियन लोगों को। और क्यों किया भारत ने ऐसा, साइटिंग परसिस्टेंट थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमेट्स। साइट करते हुए, हवाला करते हुए, देते हुए या मेंशन करते हुए लगातार बनी हुई थ्रेट्स का या चुनौतियों का जो इंडियन डिप्लोमेट्स के सामने कनाडा से आती हैं। तो ये 2 सालों में नई डेवलपमेंट्स हैं। कनाडा की वर्ब है सस्पेंडेड, ये पास्ट टेंस में काम हो चुका है। इंडिया की वर्ब है स्टॉप्ड, ये काम भी पास्ट में हो चुका है। जब इंडिया ने स्टॉप किया तब इंडिया साइट भी कर रहा था, हवाला भी दे रहा था। ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूअस एक्शन को बता रही है। परसिस्टेंट यानी कंटिन्यूअस, जो चीज़ लगातार बनी हो। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, धमकी या चुनौती। और कुछ देखने वाला है नहीं, बढ़ते हैं आगे। आराम से इसको रीडिंग दो, मीनिंग निकालो, फिर मेरे साथ पढ़ना। कह रहा जी अपार्ट फ्रॉम कंसीडरेबल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इंडिया एंड कनाडा आर इनएक्सट्रिकेबली बाउंड बाय देयर पीपल। ओवर 1.86 मिलियन आर सेटल्ड इन कनाडा बट रिमेन कनेक्टेड टू इंडिया। कह रहे जी इस चीज़ के सिवा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब क्या है, ये छोड़ दो, इसके सिवा। तो किसके सिवा, बहुत बड़ी या कंसीडरेबल व्यापार और इन्वेस्टमेंट के जो कनाडा इंडिया के बीच में होता है। कह रहे ये तो छोड़ ही दो, ये तो होता ही है। इसके सिवा भारत और कनाडा जो है ना, वो ऐसे बाउंड हैं, बंधे हुए हैं अपने लोगों से या देयर पीपल से, जो इनएक्सट्रिकेबली हो रहा है। इनएक्सट्रिकेबल याद होगा आपको, हेडफोन के उलझे हुए कान जिनको सुलझाना मुश्किल है। तो हमारे रिश्ते भी ऐसे हैं जिनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। इनएक्सट्रिकेबली, बहुत पेचीदगी के साथ हम बंधे हुए हैं। अब वो रिश्ता क्या है जी, हमारे यहाँ से लगभग 18,60,000 मिलियंस सेटल्ड हैं, वहाँ पे बसे हुए हैं कनाडा में, लेकिन वो आज भी बने हुए हैं भारत से कनेक्टेड, भारत का ही एक हिस्सा की तरह, हिस्से के तौर पे वो जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों का रिश्ता है जो अलग नहीं किया जा सकता। इंडिया कनाडा की दोनों की वर्ब है आर, आर बाउंड समझ लो, ठीक है, पैसिव वॉइस बना हुआ है। इनएक्सट्रिकेबली एक एडवर्ब है, इस तरीके से बंधे हुए हैं जिसको सुलझाया या खोला नहीं जा सकता। एक 86 मिलियन की वर्ब है आर सेटल्ड, रिमेन इसकी दूसरी वर्ब है। मिलियन यहाँ पे पीपल की बात ही हो रही है, पीपल लिखा नहीं गया लेकिन अंडरस्टूड है। कह रहा है जी गिवन द टफ टास्क अहेड, टर्म्स प्रिपेयरिंग फॉर द कॉर्नी मोदी मीटिंग मस्ट वर्क विद द अटमोस्ट सेंसिटिविटी। कह रहा है जी गिवन यानी देखते हुए इस चीज़ को, और किस चीज़ को, आगे जो टफ टास्क है, अहेड आगे जो हमारे सामने एक बड़ा मुश्किल काम है, रिश्तों को पटरी पे लाना। कह रहा है उसको देखते हुए जो टीम्स है ना, जो प्रिपेयर कर रही हैं कॉर्नी और मोदी की मीटिंग को, उनको काम करना चाहिए मैक्सिमम लेवल की या अटमोस्ट सेंसिटिविटी के साथ, संवेदनशीलता के साथ। तो ऐसा नहीं है कॉर्नी मोदी मीटिंग होगी तो वहीं पे कुछ बातचीत होगी, बातचीत तो पहले ही हो जाएगी फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे। बाद में तो सिर्फ क्या होता है, दोनों प्रेसिडेंट पीएम मिलते हैं और औपचारिकता निभाते हैं, फॉर्मेलिटी होती है। तो कह रहा है जी दोनों टीम में जो ना हमारे यहाँ के अफसर और वहाँ के अफसर, उनको अटमोस्ट यानी मैक्सिमम लेवल सेंसिटिविटी को दिखा करके बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि काम बड़ा मुश्किल है रिश्तों को पटरी पे लाना। टीम्स की वर्ब है मस्ट वर्क। गिवन का मतलब है देखते हुए, एक प्रेपोजिशन का काम करता है गिवन। अटमोस्ट होता है मैक्सिमम। टफ टास्क के लिए एक बहुत अच्छी ईडियम है, याद हो किसी को तो बताना, दर्जी से जुड़ी हुई है, टेलर से बहुत बार करवाई हुई है ना। चलो अभी करवा दूंगा, लिखना पहले कमेंट्स में जिन बच्चों को याद है।
कह रहा है जी वाइल टाइज हैव नोज डाइव्ड सिंस 2023 दे हैव हैड अ हिस्ट्री ऑफ बैड ब्लड डेटिंग बैक टू 1970s प्राइमरली ओवर द खालिस्तान इशू। कह रहे जहां रिश्ते जो हैं नाक की सीध में नीचे आ गए हैं, नोज डाइव कर गए हैं, गोता लगा गए हैं। और कब से? सन 2023 से, जब से ट्रिड्यून ने आरोप लगाए हैं। कह रहे जहां ऐसा हुआ है, कह रहे वहीं पे इन रिश्तों की रही है दे हैव हैड बहुत खराब ब्लड, बैड ब्लड या बहुत बड़ी एनिमोसिटी या शत्रुता जो डेट बैक टू करती है, जो इस डेट से चलती आ रही है, इस वक्त से चलती आ रही है। डेट बैक टू करना यानी किसी वक्त किसी चीज़ का किसी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू होना। तो ये बैड ब्लड जो है शुरू होता आया है 1970 के दशक से, और ये तब भी होता था मुख्यतः या खासकर खालिस्तान के मुद्दे पे ही होता था। तो कहानी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, वो एयरलाइन फटी एक है ना, अपना एयर कनिष्का, तो तब से झगड़ा चलता आ रहा है। चलिए टीम्स की वर्ब है मस्ट वर्क, टाइज की वर्ब है हैव नोज डाइव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। किसी चीज़ का नोज डाइव करना, अचानक से नाक के सीध में नीचे आना और लोवेस्ट लेवल पे आ जाना। प्लेन जब गिरता है नाक की सीध में तो कैसे करता है वो, है ना, नोज डाइव करता है। दे आया रिश्तों के लिए, वर्ब है इसकी हैव हैड, हैज हैड, हैड और हैव हैड। ये कंस्ट्रक्शन आपको करवा चुके हैं, 2-3 दिन पहले की क्लास में आई थी डिटेल में। तो जिन बच्चों ने नहीं सीखी है, एक बार 3 दिन पुरानी 2 दिन पुरानी क्लास चला के देख लो, ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आपको आ जाएगा। बैड ब्लड, ब्लू ब्लड, सारे ब्लड आप देख चुके हैं। शुरू में आपने ब्लड से बनने वाली इडियम्स देखी थी। कह रहा है इट वुड बी नाइव टू इमेजिन दैट दीज इशू कैन बी रिजॉल्व इन अ समिट। कह रहा है ये बहुत बचकाना होगा, बच्चों वाली बात होगी, बड़ी भोलेपन की बात होगी। नाइव का मतलब होता है बच्चों जैसा भोलापन। कह रहा है ये भोलापन होगा अगर आप ऐसा सोच ले, इमेजिन कर लें कि ये सारे मुद्दे रिजॉल्व किए जा सकते हैं पैसिव वॉइस लगा के एक समिट में, एक मीटिंग में मोदी और कॉर्नी की। कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, हमें भी पता है। कह रहा है बट अ कंसीडर्ड डिसीजन बाय बोथ लीडर्स टू पब्लिकली शो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स पोजीशंस इज नेसेसरी। कह रहा है लेकिन फिर भी एक कंसीडर किया हुआ, सोचा समझा जो डिसीजन हो दोनों ही लीडर्स के द्वारा कि वो पब्लिकली दिखाएं रिस्पेक्ट को या सम्मान को एक दूसरे की पोजीशन के लिए, कनाडा भारत के लिए, भारत कनाडा के लिए। कह रहा है ये डिसीजन बड़ा नेसेसरी है, बड़ा ज़रूरी है। पहले से ही सोच समझ के वो जाएं मीटिंग में कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाएंगे। अगर ये दिखा दिया तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। हालांकि मामला ऐसे एक मीटिंग में सुलझेगा नहीं, ये निज्जर और समझ गया ना खालिस्तानियों वाला। इट की वर्ब है वुड बी, नाइव एक एडजेक्टिव होता है, नाइव बोल करके देखो इसको, फ्रेंच वर्ड है शायद ये। नाइव का मतलब होता है भोलेपन वाला, बच्चों जैसा सीधा साधा। इश्यूज़ की वर्ब है कैन बी रिजॉल्व, बी प्लस में V3 लगी हुई है, पैसिव वॉइस है। डिसीजन की वर्ब है। बढ़े आगे, चलो इसको लास्ट पैराग्राफ ही समझना, इसके बाद एक लाइन और है वो अगले स्लाइड में आपको दिखेगी। फटाफट इसको अपने ब्रेक करेंगे, खुद से एक बार ट्राई दो। चलिए अब ये क्या क्या काम करेंगे दोनों कंट्रीज। कह रहा है जी रिटर्निंग द हाई कमिश्नर्स एंड अदर डिप्लोमेट्स टू देयर पोस्ट इज एन इम्पेरेटिव। कह रहा है जी वापस भेजना, रिटर्न करना हाई कमिश्नर को और उनके डिप्लोमेट्स को। हाई कमिश्नर तो वो हो गया अपना राजदूत हो गया है ना कनाडा में, और कनाडा का हमारे यहाँ, और उनका स्टाफ। और कहाँ भेजो, उनकी अपनी अपनी पोस्ट पे भेजो। ये काम एक इम्पेरेटिव है, ज़रूरी चीज़ है। इम्पेरेटिव यानी एक नेसेसरी ड्यूटी या फ़र्ज जो आपको निभाना ही निभाना है। अच्छा ज़रूरी कैसे है भाई? कह रहा है जी अलॉन्ग विद अ पॉसिबल टाइमलाइन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ट्रेड टैक्स। कह रहा है ये सारा काम हो एक पॉसिबल या संभावित टाइमलाइन के साथ में, स्केड्यूल के साथ में, जो है बहाली का, व्यापारिक रिश्तों पे टॉक्स का या ट्रेड टॉक्स का। तो अपने अपने दूतावास में जाएं दोनों कमिश्नर, हाई कमिश्नर, और ट्रेड टॉक्स कब शुरू करेंगे ये बात भी जो है फाइनल हो जाए। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। रिटर्निंग यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरंड है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वर्ब है इसकी इज, इम्पेरेटिव यानी नेसेसरी, कोई भी ड्यूटी या फर्ज। कह रहे स्पीकिंग इन पार्लियामेंट मिस्टर कॉर्नी सेड दैट मिस्टर मोदी हैज़ अग्रीड टू लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग विद नो डाउट द निज्जर केस एंड इश्यूज ओवर खालिस्तानी थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमेट्स एंड कम्युनिटी सेंटर्स विल कम अप। कह रहे जी बोलते हुए, स्पीक करते हुए, भाषण देते हुए कनाडा की पार्लियामेंट में जो पीएम साहब है कॉर्नी साहब, उन्होंने ऐसा कहा। क्या कहा उन्होंने देश के सामने ये कहा दैट कि मोदी साहब जो है अग्री हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, मान गए हैं
कि वो एक डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, मीटिंग करेंगे लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर के, कनाडा में कानून के राज को लेकर के। कह रहे जहाँ पे जिस मीटिंग में इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि एक तो निज्जर का केस और दूसरे कई इश्यूज आएंगे खालिस्तानियों से आने वाली थ्रेट के, खतरों के, हमारे डिप्लोमेट्स को और कम्युनिटी सेंटर्स को जो वहाँ कनाडा में है। कह रहे वो इश्यू कम अप होने ही वाला है, निज्जर का केस और दूसरे कई सिक्योरिटी इश्यूज वो इस मीटिंग में डिस्कस होने ही वाले हैं। कह रहे जी एंड द पब्लिक मैसेजिंग फ्रॉम द मीटिंग विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंश्योरिंग अ पैथ टू इम्प्रूव्ड रिलेशंस। और कह रहे फिर जो पब्लिक मैसेजिंग आएगी, आम आदमी के लिए जो संदेश आएगा इस मीटिंग में से खत्म होने के बाद, वो होगा विल बी सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इंश्योर करने का, पक्का या सुनिश्चित करने का एक रास्ते को, जो है अच्छे सुधरे हुए रिलेशंस का, इंप्रूव्ड रिलेशंस का। इंप्रूव्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए कॉर्नी की वर्ब है सेड, मोदी की वर्ब है हैज अग्रीड, निज्जर केस और इश्यूज की वर्ब है विल कम अप। कम अप होना यानी ऊपर की तरफ आना, मीटिंग में अगर मुद्दा कम अप हुआ यानी इस पर बातचीत होगी। पब्लिक मैसेजिंग आप समझते हैं, पब्लिक के लिए जो संदेश आएगा मीटिंग में से, जो स्टेटमेंट आएगी वर्ब है उसकी विल बी। एक चीज़ की तरफ ध्यान देना, कॉर्नी ने ऐसा कहा और कब कहा, पास्ट टेंस में। जब कोई चीज़ आप पास्ट टेंस में कह देते हैं और फिर वो चीज़ आप बताते हैं कि क्या चीज़ थी, तो आप जनरली उसके लिए पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट लगा हुआ है, कॉर्नी ने ऐसा कहा कि मोदी एग्री कर चुके हैं, तो जब आपने दैट लगा दिया ना इस बात में और इस बात को लिखना है तो प्रेजेंट टेंस में नहीं पास्ट में लिखो, क्योंकि मोदी एग्री तभी हो चुके थे जब कॉर्नी ने ऐसा कहा था। ऐसा तो नहीं है मोदी अभी भी एग्री हुए हैं, ये काम पहले हो चुका है। तो याद रखें वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी ये फॉर्मूला आप लगाते हैं, पास्ट टेंस अगर बाहर हो तो अंदर वाले टेंस को भी पास्ट में चेंज करना होता है। मोदी हैज़ अग्रीड, मिस्टर मोदी हैज़ अग्रीड की जगह मिस्टर मोदी हैड अग्रीड आना चाहिए। इंडेफिनिट को है ना जो है परफेक्ट में, परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट को पास्ट में, ऐसा अपने पास फॉर्मूला होता है नरेशन के अंदर। चलिए आज मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूँ ये इशू, आपको कल की या परसों की क्लास में करवा दूंगा, जिनको नरेशन याद है वो देख लेना। चलिए लास्ट पैराग्राफ फटाफट देखो, इसको खत्म करें फिर। कह रहा जी समिट लेवल मीटिंग्स सच एज द वन प्लान्ड इन कनानिस्कस कैन ओनली ओपन अ डोर टुवर्ड्स बेटरिंग टाइस। कह रहे जो समिट लेवल मीटिंग है, समिट का मतलब होता है टॉप कॉन्फ्रेंस, शिखर वार्ता, पीएम से पीएम, प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट। कह रहा है ऐसी जो मीटिंग हो रही है ना, जैसे कि ये वाली मीटिंग जो कनानिस्कस में होगी, मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, ये कनाडा के किसी टाउन का नाम है। कह रहा है ये जो मीटिंग्स हैं ये सिर्फ खोल सकती हैं एक दरवाज़ा, और किसकी तरफ, टाइज को बेटर करने की तरफ, रिश्तों को मजबूत करने की तरफ, सुधारने की तरफ। बेटर तो समझते ही हैं आप, गुड की बेटर बना दी आपने। कह रहा है जी आगे सेमी कॉलम लगा के इसी से जुड़ी हुई बात कह रहा है, इट इज़ द नेसेसरीली टीडियस एंड पेन्स टेकिंग टॉक्स बिहाइंड द सीन्स दैट विल एक्चुअली अलाउ द टू कंट्रीज टू स्टेप थ्रू दोज डोर्स। कह रहा जी सच बात तो ये है कि ज़रूरी तौर पे ये जो टीडियस और पेन्स टेकिंग टॉक्स होती हैं, टॉक्स का मतलब होता है बातचीत, टीडियस का मतलब होता है उबाऊ, एक ही बात को बार बार करना, घंटों तक करना, है ना, आपको बोरियत फील होने लगे, लेकिन बात ज़रूरी है तो करनी ज़रूरी है। और पेन्स टेकिंग यानी जिसमें बड़ा एफर्ट और डिटेल, बड़ी केयरफुली आपने वो काम किया हो। कह रहा है जी ज़रूरी तौर पे ये बातचीत ही होती है टीडियस और पेन्स टेकिंग टाइप की, जो बिहाइंड द सीन्स होती हैं बड़े बड़े अधिकारियों के बीच में, जो कि एक्चुअल में अलाउ करेगी दोनों कंट्रीज़ को कि वो स्टेप थ्रू कर सके, गुजर सके इन दरवाज़ों से। ठीक है, तो दरवाज़ा तो खुल जाएगा इस समिट से, लेकिन दरवाजे से गुजरने का काम हमारे बड़े नेता अफसर बाबू करते हैं, मोदी जी के नीचे जो बैठे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं कनाडा से, तो यही अलाउ करेगा हम स्टेप थ्रू करें इन दरवाज़ों से। एंड ऐसे अ डिफरेंट वे ऑफ इंगेजिंग ईच अदर, और ऐसे भी करें, ऐसे का मतलब होता है बहुत मेहनत से किसी चीज़ को बनाना, तो हम ऐसे करें या मेहनत से बनाएं एक नए रास्ते को, वे को इंगेज करने का, एक दूसरे से बातचीत करने का, ईच अदर का। चलिए मीटिंग्स की वर्ब है कैन हैपन या कैन ओनली ओपन, इट की वर्ब है इज, टीडियस यानी उबाऊ, मोनोटोनस डल, पेन स्टेकिंग यानी जिसमें बड़ा पेन लगता हो, बड़ा मेहनत और एकदम खून पसीने से आपने कोई काम किया हो। टॉक्स के लिए दोनों एडजेक्टिव हैं, टीडियस और पेन स्टेकिंग।
दैट आया इन टॉक्स के लिए, दैट की वर्ब है विल अलाउ। अलाउ का मतलब होता है किसी को इजाज़त देना, ये अलाउ करेगी दोनों कंट्रीज़ को कि हम स्टेप थ्रू कर सकें। अलाउ और परमिट के बाद में आप टू इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इस केस में देख रहे हो ना, अलाउ किस चीज़ में करेंगी, अलाउ करेंगी टू स्टेप थ्रू करने में। अलाउ और परमिट के साथ में टू आता है, लेकिन अगर मैं इनकी जगह लेट वर्ब लगा दूं, मीनिंग वही रखती है वो भी, लेकिन अपना टू निकाल लेती है। तो अलाउ मी टू गो, मुझे जाने दो, अलाउ मी टू गो। परमिट मी टू गो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, मुझे जाने दो। लेकिन इन दोनों की जगह पे अगर आपने लेट लगा दिया, लेट मी, तो फिर टू नहीं लगेगा, लेट मी गो। तो सिंपल फॉर्मूला याद रखें, इस टू को आपको यहाँ से लेट लगते ही निकाल देना होता, लेट अगर यूज करते। चलिए रैपअप करेंगे क्लास को, लंबा लेक्चर था आज का। फटाफट से आ जाओ अपने क्विज पे। क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर देना, ताकि जिस जोश से मैं पढ़ा रहा हूँ आपका प्यार इस जोश को इंश्योर कर सकता है। 5 क्वेश्चन हैं मैच द कॉलम्स के। नीला खून क्या होता है भाई, कोरोबरेट करना होता है क्या। 11th और कौन सा घंटा है, सब्सटेंशिएट, इनएक्सट्रिकेबल, मेटिकुलस। ये सारे वर्ड्स आपने आर्टिकल में देखे थे, आपको इनको मैच करना है एक कॉलम को बी कॉलम से। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में मिलेंगे, आप अपनी ट्राई दो, मेरे आंसर से वीडियो के नीचे जाओ, चेक करके अपना आंसर अपना मैच कर लेना। चलो अब ये क्वेश्चन हम यहीं सॉल्व करेंगे। सेंट्रल थीम क्या है इस पूरे पैसेज की, मेन मुद्दा इस पैसेज में क्या डिस्कस हुआ है। ऑप्शन सारे पढ़ें, मैं आंसर बता देता हूं, 1 मिनट में आंसर आपका समझ में आ जाएगा आपको, अगर आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो। सेंट्रल थीम यही है जी, दोनों के बीच में एक कूटनीतिक रिश्तों का रिसेट या रिस्टोरेशन होना चाहिए, जो बड़ा मुश्किल है लेकिन पॉसिबल जरूर है अगर G7 में दोनों कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं। यही इसकी सेंट्रल थीम है, ठीक है। बी आंसर बनेगा 6 में। कह रहा है जी, ऑथर इन बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में क्या राय रखता है। ये जो मोदी और कॉर्नी की मीटिंग होने वाली है, मार्क कॉर्नी की, इन मीटिंग्स के लिए ऑथर कैसे कैसे देखता है इन मीटिंग्स को, क्या इंप्लाई करता है इन मीटिंग्स के लिए। ऑथर यही कहता है कि इन मीटिंग्स से कुछ नहीं सुलझता, लेकिन एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है, एक बातचीत का मुद्दा मिल जाता है आपको, बातचीत शुरू हो जाती है। फिर पर्दे के पीछे बातचीत होगी बड़े बड़े बाबू अफसरों की, वहाँ कनाडा से और हमारे इंडिया से, हमारे IAS और ये सब करते हैं ना, फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह। तो जयशंकर साहब करेंगे आगे जो काम करना है। दीज आर एसेंशियल एंट्री पॉइंट्स फॉर डीपर डायलॉग्स। एंट्री पॉइंट समझते हैं ना, दरवाजा है ये। चलिए 7th में आंसर बनेगा डी। इजी क्वेश्चंस हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चंस में आपको एरर मिलेगी, ढूंढोगे आप खुद से, क्योंकि मैं बता दूंगा तो फिर देखते ही आप पकड़ लोगे। जैसे अलाउ के पास मिलेगी एक एरर, फिर आपको मिल सकती है इस वर्ब की वजह से एक एरर, देख लेना। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए हैं, आंसर चेक करना, आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी आज की, अपना फीडबैक दिया करो। अंटिल देन साइनिंग ऑफ। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, SSC, बैंकिंग, UPSC या स्टेट PSC एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।